नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज का एग्ज़ाम एकदम ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा के आए होंगे आज के एग्ज़ाम में। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, क्लास 11th हिस्ट्री का। ठीक है। और इसमें एमसीक्यू सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं और आंसर मिलाना चाहते हैं कि भैया हम आंसर सही करके आए हैं या नहीं। तो एक बार फटाफट भाई हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। 21 एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में आया था, तो 21 में से कितने सही करके आए हो पहले देख लो एक बार। मैं जो आपको आंसर दूंगा बिल्कुल सटीक आंसर देने वाला हूँ। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो एमसीक्यू थोड़ा सा एमसीक्यू का लेवल जो था वो टफ मैं कहूँगा, बहुत आसान एमसीक्यू नहीं आए थे, मतलब डीप पूछा गया है, चीज़ें जो है डीप आया है। साथ ही साथ अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूँ, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा है उसमें से 90% क्वेश्चन उसी में से आएंगे, और ऐसा हुआ भी है। आप क्वेश्चंस को जाके मिला लेना और अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को बस पूछने का तरीका चेंज किया गया था, बाकी जो आंसर आपको डालना था वही सारी चीज़ें जो डालनी थी जो मैंने आपको बताया था। और अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि सारे क्वेश्चन लगभग उसी 25 टॉप 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसी में से आ रखा है। ठीक है ना। तो चलो पहले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। देखो स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक था वो अशुरबनीपाल था। ये बॉक्स में से क्वेश्चन आया है। एमसीक्यू मैं देख रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन जो है आपके बॉक्स में से बन रहे हैं, तो आप लोगों को ना बॉक्स भी करके जाना होगा। पहले बॉक्स में से क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन अब एनसीईआरटी के बॉक्स में से भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं एमसीक्यू में। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द कैंटरबरी टेल्स नामक काव्य कृति की रचना किसने की है। तो ये जो है वो जेफरी चॉर्ल्स का कृति है ना, काव्य कृति है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरे का। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों को जारी किए जाने वाले पास को फारसी भाषा में क्या कहते थे। तो एक परमिट लेना होता था यात्रियों को, मतलब कहीं ना कहीं स्वतंत्र सुरक्षित यात्रा करने के लिए, तो उस पास को कहा जाता था पैजा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, पैजा सही हो जाएगा। देखो ये चित्र तो भाई सभी को पता होगा, एकदम आसान हलवा चित्र है ना। और ये है क्लोजियम। ठीक है। ऑप्शन ए जो भी बच्चे लगा के आए क्लोजियम, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तेज़ी में चलो। इंग्लिश मीडियम वाले भाई अपना आंसर मिला लेना आप लोग। मैंने वैसे जो भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बता दिया है, आप लोग बस एक बार मिला लेना। ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन आ रखा है कि रोमन साम्राज्य में पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँव को क्या कहा जाता था। तो पहाड़ियों पर बसे जो चोटियाँ होती थी उसको कैस्टेला कहा जाता था, है ना, कैस्ट्रेला कहा जाता था। ऑप्शन बी डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद पाँचवें का देखो, पाँचवें का देख लेते हैं हम। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे डैश कहते थे। तो ये चर्च को अधिकार था एक तरीके का, उनका जो कृषक होते थे उनसे 10वां भाग लेने का, उसको हम तीर्थ कर कहते थे, है ना। चर्च जो किसानों से कर लेता था उसको हम तीर्थ कर कहते थे। ठीक है जी। तो तीर्थ कर ऑप्शन ए एकदम सही था हमारा। अगला आ जाओ भाई, अगला क्या है, मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। आपको इसमें से बताना है कि मंगोलों की संस्कृति के बारे में, है ना, वहाँ की राजनीतिक नहीं सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ मंगोल पशु पालक तथा कुछ शिकारी संग्रहक थे, है ना, मतलब कुछ पशु पालन करते थे और कुछ शिकारी वगैरह करके शिकार करके अपना जीवन यापन चलाते थे। बिल्कुल सही है भाई। दक्षिण भाग में शुष्क थार मरुस्थल था। नहीं भाई, थार तो आपको पता है इंडिया में है, वहाँ पे गोबी मरुस्थल था जिसको हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, तो वो था। तो ये तो भाई गलत है, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है हमारा। देखो अगला क्या है, मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार तथा वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थानीय निवासियों के पास जाना पड़ता था। बिल्कुल भाई, अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए, है ना, खाने पीने की चीज़ों के लिए उनको चीनियों के ऊपर, मतलब चाइना के लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, तो वहाँ से व्यापार करने जाते थे। तो ये ठीक है, ये ठीक है ना। चौथा देखो, मंगोलों से अपनी प्रजा को रक्षा के लिए चीन के शासकों ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ दूसरा गलत था, तो पहला, तीसरा और चौथा एकदम सही है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन डी में दे रखा है। आपका ऑप्शन डी जो भी बच्चा लगा के आया है भाई एकदम सही करके आए हो आप लोग। ठीक है। और बाकी कुछ और लगा के आए हो तो गलत है आपका। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
क्वेश्चन 7 कथन और कारण वाला क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, दो नहीं पूछा गया। वैसे दो पूछा जाता था पहले, लेकिन इस साल एक ही आया है कथन और कारण वाला। तो कथन ये है कि जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा की उच्च स्तर का घोतक था। मतलब कि जस्टिनियस जो था उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति हुई थी, ये बात कह रहे हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लास्ट पैराग्राफ जो लगभग आपके 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य है ना, उसमें आप रोमन साम्राज्य के पतन वाले पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। कारण क्या दे रखा है कि 7वीं शताब्दी आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर से छिड़ गई। बिल्कुल हाँ, 7वीं शताब्दी आते आते तक रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें एक कारण नहीं भी था कि रोमन और ईरानियों के बीच में फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, दोनों में कोई अभी कथन और कारण में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। दोनों है सही, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करती है। यहाँ पे ऑप्शन बी जितने भी बच्चे लगा के आए हैं ना इस क्वेश्चन में, 7वें क्वेश्चन में एकदम सही लगा के आए हो कि जो कथन है और कारण है दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण सही व्याख्या नहीं करती है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही था। आगे आ जाओ, क्वेश्चन हमारा 8 है। दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थान को पहचानिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, 2 लाइनें दे रखी है, पढ़ के आपको नगर की पहचान करनी है। तो मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार यह एक सुंदर शहर था जिसमें अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। मतलब जिसको मेसोपोटामिया के लोग अक्सर सिर्फ शहर कहते थे, और यह सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। तो ये जो नगर है ये है हमारा उरुक नगर, ठीक है जी। उरुक नगर को अक्सर लोग जो थे वो सिर्फ वहाँ के लोग सिर्फ शहर कह के पुकारते थे, और बहुत ही सुंदर नगरों में से एक था, ठीक है। तो ये आपका 8वें का ऑप्शन डी सही हो गया। आगे आ जाओ, 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मंगोल कबीले के संदर्भ में कुरिलताई का क्या अर्थ था? बहुत आसान क्वेश्चन था। कुरिलताई यानी कि जो मंगोल कबीलों में जो सरदारों की सभा थी, ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, सरदारों की सभा को कुरिलताई कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही था। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे लाल, मिला लेना आंसर। आ जाओ, 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोमन साम्राज्य की संस्कृति विविधता के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको ना रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें से गलत कौन है वो हमें सेलेक्ट करने का है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कि धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी। बिल्कुल भाई, वहाँ पे अनेक प्रकार के देवी देवता और संप्रदाय मौजूद थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। बोलचाल की अनेक भाषाएं थी, ये भी बिल्कुल भाई संस्कृति का ही पार्ट है और सांस्कृतिक विविधता को कहीं ना कहीं दर्शाने लग रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक जैसी वेशभूषा तथा एक जैसा भोजन, नहीं भाई नहीं, ये गलत है भाई। एक जैसी वेशभूषा और एक जैसा भोजन नहीं था, बल्कि इसमें भी विविधता थी वहाँ पे, तो ये आपका गलत है ना। और नीचे वाला आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो भी बच्चे लगा के आए हैं 10वें में भाई बिल्कुल सही लगा के आए हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए विकल्प में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि ये नई सैनिक टुकड़ियाँ थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। मतलब यहाँ पे चंगेज खान वाले चैप्टर से है ये कि नई सैनिक टुकड़ियाँ थी जो विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उनके अंडर में रह के कार्य करती थी, है ना। और इनमें वे लोग थे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी पूर्ण निष्ठा के साथ चंगेज खान का साथ दिया था, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था? इसको नोयान कहा जाता था, ठीक है ना। नोयान जितने भी बच्चे लगा के आए हैं बिल्कुल सही आप लगा के आए हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, यूरोपीय सामंतवादी समाज में ऐसी संस्था को जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य तथा बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे श्रेणी, ठीक है भाई, श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्पादन की गुणवत्ता, मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखते थे। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मिलान करना था, मैं फटाफट मिला देता हूँ। देखो एम्फोरा आपको पता है कि एक प्रकार का कंटेनर होता था, ये है ना, मटके या कंटेनर को हम कहते हैं जिसमें तरल पदार्थों को ले जाया जाता था। तो ये आपका डी में चला जाएगा। कैस्टेला आपको ऊपर ही मैंने बता दिया था, पहाड़ों की चोटियों पर बसे गाँव को कैस्टेला कहा जाता था, है ना। मैपालिया क्या होता है, तो वह आकार मतलब अवन आकार की झोपड़ियाँ, जो अलग अलग आकार की जो झोपड़ियाँ होती है उसको मतलब जो कि कहीं ना कहीं सरकंडे वगैरह से बना होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। मैं पा लिया और बाकी एक बच गया तो उसको बी में मिला दो, है ना। तो पहले का डी में जाएगा
ठीक है, दूसरे का सी में जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखा होगा आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो पहले का डी में था, दूसरे का सी में था, फिर आपका, एक मिनट, फिर आपका ए में था, है ना, ए में, एक सेकेंड एक सेकेंड, डी, नहीं नहीं, तीसरे का ए होगा ना मेरे ख्याल, यार नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, चौथे का ये होगा, चौथे का ये होगा, मैं गलत था बिल्कुल। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए दे रखा है एकदम सही है भाई, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। जो मैं मिला रहा था उसके हिसाब से आपका ये वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जितने बच्चे लगा के आए हैं एकदम सही लगा के आए हो भाई। देखो अब 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1000 ईसा पूर्व के आसपास व्यापक रूप से बोली जाने लगी तथा आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है? तो आरामाइक भाषा है भाई, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास वैसे बन गई थी, लेकिन 1000 ईसा पूर्व के आसपास भी ये चली और आज भी बहुत सारे एरिया में बोला जाता है, ठीक है। तो आरामाइक भाषा जो है एकदम सही हो गया। चलो जी 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15 है, दो प्रसिद्ध मठों में से एक जो है वो 529 में डैश में बना था, मतलब जगह का नाम आपको बताना है। मठ जो है, जो सेंट बेनेडिक्ट मठ है वो कहाँ बना था, और दूसरा आपका एक और मठ था क्लूनी, है ना, जो कि 910 में बना था। दोनों का जगह का नाम बताना है, किस जगह पे था, मतलब किस देश में था, ऐसे कह दो, या फिर लोकेशन आपको बताना है यहाँ पे। तो एक तो इटली में था भाई, सेंट बेनेडिक्ट इटली में था, और आपका क्लूनी जो था वो बरगंडी में था, है ना। तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही है, क्लूनी और मतलब इटली और बरगंडी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। 16वां देखो, राजा अशुरबनीपाल के द्वारा एक पुस्तकालय की स्थापना कहाँ करवाई गई थी भाई? भैया इसमें 99 में पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, 99 में, ठीक है जी। तो 99 आपका ऑप्शन ए था, सही आंसर था। चलो जी 17वें की बात कर लेता हूँ भाई, आप लोग कमेंट में बताना। देखो मैं एक लॉजिक के साथ इसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, है ना। चंगेज खां द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के किस शासक द्वारा बनाए गए परिवेश के बराबर था? देखो 5वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे देखो, ओक खान आपको पता है चंगेज खान के बाद, यानी कि ये 5वीं सदी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिकंदर मेरे को पता है कि भाई सिकंदर का जो समय काल था लगभग इसने भारत पर हमला किया था, तो 326 ईसा पूर्व के आसपास इंडिया पर हमला किया था, ईसा पूर्व। देखो कितना पुराना है, 5वीं शताब्दी से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही चले गए, है ना। सुल्तान मोहम्मद भी, इसका भी भाई इस समय काल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि ये कब का है। हाँ अटीला का मेरे को पता है, अटीला जो है ये लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, मतलब 5वीं शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे, 5वीं शताब्दी बस लिख रखा है, तो 5वीं शताब्दी के आसपास का ही ये राजा था, और काफ़ी यूरोप का काफ़ी क्रूर राजा माना जाता है इसको। तो कहीं ना कहीं इससे हम तुलना कर सकते हैं। तो सी मेरे हिसाब से, मैं 90% श्योर हूँ इसको, इसका आंसर सी को लेके। बाकी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग एक बार देख लेना, है ना। आप लोगों को मेरे हिसाब से भाई ये ठीक आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, कर लेंगे इसका। चलो हो गया ये हमारा। इंग्लिश मीडियम वाले भाई मिला लेना मेरे दोस्त, मेरे यार। देखो 18वें का आंसर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो डैश को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि उसका यह पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा, है ना, और इसने इस राजकुमार ने अपनी राजधानी कराकोरम में स्थापित किया था। तो भाई वो कौन सा उसका पुत्र था? तो तीसरा पुत्र था ओगुदेई। ओगुदेई ऑप्शन सी आपका एकदम सही है आपका, है ना। ओगुदेई जितने बच्चे लगा के आए हैं एकदम सही लगा के आए हैं। देखो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन क्या कहलाता था? तो इसको श्रम अधिशेष कहा जाता था, श्रम अधिशेष, है ना। श्रम अधिशेष ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। 21वें का देखो भाई, 21वें का देखो क्या है। चंगेज खान के किस वंशज ने अपने 1236 से 41 ई के अभियान में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला था? पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया था। तो ये हमारा था बाटू, मोके, कुरिलताई, बाटू होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है, बाटू, ठीक है। बाकी
हाँ, मैं गज़ल खान और कुबलई खान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो ये चंगेज, हाँ ये बिल्कुल बाटू और मोगे में से मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन बाटू मेरे को जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ तो मेरे को जहाँ नाम याद आ रहा है बाटू का आ रहा है, ठीक है। तो ये बाटू आपका यहाँ पे सही होगा। बाकी अगर आप कुछ और लगा गए हैं कमेंट में बताए, है ना। बाकी जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा, तो अगर कुछ भी मतलब इसमें 19-20 होगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, पिन कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब ये तो हमारे हो गए 21 MCQ। अब 21 में से कितने सही, जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग कितने सही करके आए हो 21 में से, भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया 21 में से 20 है, 19 है, 21 में से 21 है। जितने भी आपके लग रहे हैं कि हाँ सही है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, और सही बताना, बस अपने मतलब स्कोर चमकाने के लिए मत बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है जी। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बस चमकाने के लिए मतलब बोल देते हैं। चलो देखो 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फटाफट मैं क्या करूँगा, आपको हिंट देता हुआ चलूँगा कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना था। सारे क्वेश्चन आपको जो टॉप 25 मैंने दिए थे उसी में से लगभग उसी में से थे। चलो देखो, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी है तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना था आप लोगों को। देखो 22वां दे रखा है कि नदियाँ सभ्यता की उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे आपको नदियों की भूमिका बतानी थी कि किस तरीके से बिना नदियों की सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। नदियों का महत्व कहीं ना कहीं लिखना था। तो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया भाई। नदी के आसपास कोई भी सभ्यता विकसित होता है, नदी के आसपास विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे खेती करना आसान होता है, पीने के लिए पानी मिल सकता है ना, और व्यापार करना, यातायात के साधन के लिए भी नदियों का इस्तेमाल हो सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, बहुत अच्छा आंसर बनता। देखो इसी में अथवा में दे रखा है कि मेसोपोटामिया के लोग लेखन के लिए किस लिपि का प्रयोग करते थे, तो किलाकार लिपि का प्रयोग करते थे, है ना। लिपि का नाम बता दिया, और लेखन में में लाई जाने वाली पट्टिकाओं का निर्माण कैसे करते थे। यार ये कितना आसान क्वेश्चन था यार। पट्टिकाओं का निर्माण कैसे करते थे मेरे भाई, आपको पता है कि जो चिकनी मिट्टी है उसको आटे की तरह गूंद लिया, थाप कर उसको ऐसा आकार दे देते थे जिससे कि उसको हाथ में आसानी से पकड़ सकते थे, और उसके बाद फिर किलाकार अक्षर से उस पर लेखन कार्य कर देते थे। बहुत आसान था ना भाई, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान मेरे दोस्त। अगर इसका भी आंसर नहीं पता क्या हो तो फिर पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। 23वां क्या दे रखा है कि उन तथ्यों तथा घटनाओं का वर्णन कीजिए जो चंगेज खां को सही मायने में सार्वभौमिक शासक बना दिया था। मतलब इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैनिक उपलब्धि भी लिख सकते थे, लेकिन वैसे तो अपने दुश्मनों पर किस तरीके से उसने विजय हासिल किया था। जम्मू का जैसे पावरफुल व्यक्ति को हराया उसने, है ना। ओ खान को पहले दोस्त बनाया, फिर उसको भी हराया, और भी दूसरे जो लोग थे उनको निर्णायक रूप से हराने के बाद वो सार्वभौमिक शासक बना था। 1206 आपको पता है डेट जब उसको सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी गई थी। तो वहीं से कुछ पॉइंट्स आपको लिखने थे। जो जीवन परिचय वाला पॉइंट है ना, जीवन परिचय वाले पॉइंट से भी हमें उठा के यहाँ पे पॉइंट्स बनाने थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम सही पॉइंट्स बना के आए होंगे। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैसा है 24वां क्वेश्चन, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। उक्त कथन के संदर्भ में बताइए कि यूरोपीय समाज में चौथा वर्ग किस प्रकार अस्तित्व में आया। देखो यहाँ पे पूरी तरीके से चौथी, अब बच्चे आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है चौथे वर्ग का उदय, है ना। और मैंने बताया भी आप लोगों को कि बहुत सारे लोग, जैसे शहर में क्या होता था, कुछ ऐसे एरिया होते थे जहाँ पे मतलब, या खास करके शहरों में जो लोग होते थे उनको बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि वकील की ज़रूरत है उनको, है ना, या फिर जो डाकिया है उनकी ज़रूरत है सूचनाओं को भेजने के लिए, है ना। नौकर चाकर की ज़रूरत है। तो इन मतलब, या फिर और दूसरे जो लोग हैं सेवा क्षेत्र में, है ना, अध्यापकों की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यूरोप में एक नए वर्ग का उदय होने लग जाता है, जिसको तीनों वर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। दूसरे कार्य को करने वाले लोग थे, उनको मिला के चौथा वर्ग बनता है। और इसमें बहुत सारे स्वतंत्र किसान या दास भी होते हैं, जो कि आपको पता है कि एक साल है ना, 1 साल और 1 दिन अगर वो अपने मालिक से दूर रहते थे तो वो स्वतंत्र बन जाते थे। तो बहुत सारे जो लोग थे वो नगरों में जाके, बहुत सारे दास जो है नगरों में जाके छुप जाते थे, जंगलों में जाके छुप जाते थे, फिर वो जाके अपना भाई स्वतंत्र पहचान बना लेते थे। इस तरीके से काम चलता था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। देखो 25वां क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर बार फिक्स रहता है, हर बार आता है, हर बार बार आता है कि चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ विस्मित कर देने वाली थी, है ना। तो इसमें आपको चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ बतानी थी, जैसे कि तीरंदाजी का अद्भुत अनुभव था, घुड़सवारी का अद्भुत कौशल था इसकी सेना के पास, है ना। मौसम की जानकारी थी,
कुछ खतरनाक हथियार भी बना लिए थे इसके इंजीनियर्स ने, तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। 26वां देखो, सामंतवाद शब्द का क्या अर्थ है, सामंतवाद की उत्पत्ति कब तथा कहाँ से मानी जाती है ना। सामंतवाद के बारे में आपको बताना था। जर्मनी शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है ज़मीन का टुकड़ा। उत्पत्ति कब हुई थी, तो 11वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ से भाई, यूरोप से हुई थी, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर लिख देते, पूरा नंबर आपके जेब में। चलो जी अगला क्वेश्चन 27वां, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 3 प्रमुख खिलाड़ी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सम्राट आते थे, है ना। उसके बाद सेनेट और उसके बाद आपका सेना, है ना। थोड़ा लिखने में बन नहीं रहा यहाँ पे सेना। तो ये तीनों वर्गों के बारे में आपको, मतलब 3 प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में आपको लिखना था। इसी में अथवा में इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो पूरा ये जो क्वेश्चन था और आसान था। इसमें आपको रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत लिखने थे, जैसे कि पाठ्य सामग्री है, लिखित दस्तावेज है, भौतिक अवशेष है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। तो ये भी बहुत आसान था, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आओगे। अब आ जाते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे भाई, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये तो और भी आसान थे, और भी बहुत ही ज़्यादा आसान थे। देखो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ी है जो कि विश्व को हैरत में डाल देती है। कथन की उचित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको मेसोपोटामिया सभ्यता ने इस दुनिया को क्या दिया है वही सारे पॉइंट्स लिखने थे। तो अगर वो सारे पॉइंट्स आप लिख के आए हैं, एकदम सही करके आए हैं, एकदम पूरे नंबर। देखो बस लाइनों को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस वही आते हैं, बस पूछने का तरीका अलग कर देते हैं। और इसलिए बच्चे हमारे, पता नहीं उनको लगता है कि रोशन भैया ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, रोशन भैया ने तो कभी कुछ बताया ही नहीं, लेकिन चीज़ें वही आ रही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा। चलो आगे देखो, अथवा में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि यह मंदिरों पर नियंत्रण, क्या लिखा है, हाँ यही, यह मंदिरों पर नियंत्रण था जो राजा को लोगों पर अपना अधिकार जमाने में मदद करता था। कथन की आलोचनात्मक परख कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के मंदिरों के बारे में जानकारी देनी थी, है ना। मंदिरों के संदर्भ में आपको इस कथन की आलोचनात्मक विशेषता बतानी थी। तो मंदिर के बारे में बताना था। वैसे तो मेरे हिसाब से आप सब ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे ऊपर वाले क्वेश्चन को ही करके आए होंगे, क्योंकि आसान था ही और इसका आंसर भी ज़्यादा अच्छा बनता, तो उसको ही करना था। नीचे वाले को करके आए हो तो थोड़ा सा मतलब आपने गड़बड़ कर दिया, ऊपर वाला करके आए हो बिल्कुल सही है। देखो 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, देखो बहुत कुछ लाइन को घुमाया गया है, देखो इतना घुमाया गया है कि बच्चा चकरा गया होगा। लेकिन लास्ट में क्या है कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक विस्तार के संदर्भ में कथन की जांच कीजिए। अब यहाँ पे रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार को आपको समझाना था, जैसे कि मजबूत आर्थिक ढांचा था, कंटेनरों का प्रयोग होता था, है ना जी, बंदरगाह थे वहाँ पे, बहुत सारे जैतून की तेल की फैक्ट्रियाँ थी, बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी उनकी, ठीक है जी, लोगों को आसानी से ऋण मिल जाता था, ठीक है। सोने चांदी की खदानों को निकालने के लिए जल शक्ति का प्रयोग करते थे, वायु शक्ति का प्रयोग करते थे, मतलब आंसर बना सकते थे। वैसे तो मैंने दिया है आपको 4-5 पॉइंट ही दे रखा होगा वहाँ पे, लेकिन इसके भी 8 नंबर लाइक आंसर बनता है, जब भी जाके 8 नंबर में 8 नंबर का ही बनता है ये टॉपिक के क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका था इसमें। देखो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपको रोमन साम्राज्य की दास व्यवस्था के बारे में बताना था। देखो क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य की दासों की दशा, श्रमिकों पर नियंत्रण हेतु किए जाने वाले प्रबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब दासों की स्थिति क्या थी वो भी बताना था, और उन पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे उसके बारे में बताना था। ये सारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन करा दिया था आप लोगों को, है ना, आसान था ये भी। देखो अगला देखो, इसमें आपको 30वां क्वेश्चन में आपको बताना था यूरोपीय समाज की द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, है ना, दूसरा और तीसरे वर्ग के बारे में आपको पूरा बताना था। तो कितना लंबा आंसर बन सकता था आप खुद सोचो भाई, कितना ज़्यादा आप इसमें आंसर लिख सकते थे। 8 नंबर का बनता है पूरा भाई ये। देखो और अथवा में जो दे रखा था ये भी बहुत अच्छा था। प्रथम वर्ग यानी कि पादरी वर्ग के बारे में आपको बताना था। पादरी वर्ग के बारे में जो भी पता था सब लिख देना था इसमें, ठीक है। तो ये आपका 30वां क्वेश्चन था। देखो अब 3 पैराग्राफ रहा होगा आपका, तो उस पैराग्राफ को आप खुद कर लेना भाई, मैं क्या ही ज़्यादा इसमें आपको आइडिया दे सकता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देख लिया, पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ में ही दे रखा है ना। तो आप लोग पैराग्राफ से इसको भाई ढूंढ लेना। पत्थरों की चिकनाहित मोहरे पर कहाँ बनाई जाती थी, ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल इसमें मैंने पढ़ा है अभी पैराग्राफ आपका। ज़्यादातर आंसर आपको पैराग्राफ में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। मैप की बात कर लेते हैं, तो मैप भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था, ठीक है। मैप भी लगभग मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो मैप में आपका ये हम दो लोकेशन इसमें पूछा था। तो एक तो आपका मेरे ख्याल से उर का लोकेशन है, ऑप्शन ए में उर था, और ये आपका मारी का है, ऑप्शन बी आपका मारी का लोकेशन दे रखा है। तो ये मेसोपोटामिया का मैप था, और एक आपका मैप ये वाला आया था। इसमें 2-3
हाँ, तो ये यहाँ पे आपको ओरमुज तूफान, एक लोकेशन भाई कट गया, यहाँ पे एक लोकेशन नहीं दे रखा है ना। तो ओरमुज, बल्क, तूफान, ये आपको यहाँ पे दिखाना था, है ना। तो बल्क तो आपको पता है इधर वाले इस एरिया में आप बल्क, हाँ बल्क आपका लगभग लगभग इसी एरिया में आना था, है ना। और मुर्ज का भाई, और मुर्ज मेरे ख्याल से आपका इधर की तरफ है, शायद इधर की तरफ है ना। एक बार कंफर्म कर लेना भाई, आप बुक में से देख लेना और मुर्ज का लोकेशन क्या होगा, मेरे ख्याल से इधर ही है, ठीक है। तो ये दो लोकेशन आपका इसमें इस वाले मैप में जो दर्शाना था वो मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आपका ये जो पेपर है आपका सॉल्व हो जाता है ना। बाकी किसी चीज़ में डाउट है भाई, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप कमेंट में बताएं मेरे को। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।